हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके पास कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध होंगे और कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो हर बार आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर 2025 में कुछ नया कौन सा निबंध पूछा जा सकता है इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ करंट में है और इस निबंध को कौन कौन से तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही निबंध है लेकिन नाम क्या होता है उसका बदल देता है, या फिर कंटेंट थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हमने इस पर याद किया था तो ये कैसे टॉपिक बदल गया। तो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं जिसका निबंध लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, जिस पर आप वही सेम निबंध लिख सकते हैं, और टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण है या 2025 में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और इस निबंध को हमको लिखना कैसे है, कौन कौन से निबंध लिखने के स्टेप होते हैं, क्या सही तरीका होता है निबंध लिखने का, ताकि हमारा निबंध में 9 के 9 नंबर पूरे आ सके। तो आज हम लोग पूरे तरीके से निबंध पर बात करेंगे, कौन से महत्वपूर्ण निबंध है, कैसे उनको लिखना है और कैसे निबंध को आपको तैयार करना है। जैसे अगर हम देखें टॉपिक 2025 की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं, तो आपके पास दिया गया है पर्यावरण पर आधारित निबंध, क्या भ्रष्टाचार है इस पर निबंध पूछता है आपसे, अनुशासन पर आधारित निबंध पूछ सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित निबंध, विज्ञान पर आधारित निबंध, कृषि पर आधारित निबंध, और एक है आपका जो करंट का टॉपिक है ये है महाकुंभ 2025। इस पर आप देखेंगे बहुत सारे सेट में आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन या कहे तो निबंध पूछ सकता है इस बारी, क्योंकि महाकुंभ 2025 पूरी तरीके से चर्चे में है और इस पर आपको निबंध पूछ सकता है। नारी सशक्तिकरण पर आधारित निबंध, या आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपने ये टॉपिक देखा होगा, इन सभी पर आधारित निबंध पूछ सकता है। अब जैसे आपके पास है पर्यावरण पर आधारित निबंध, अब इसमें क्या पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, चीजें वही है। अगर पूछ ले पर्यावरण एवं प्रदूषण समस्या और समाधान तो बात एक ही है, ऐसा नहीं है समस्या और समाधान आ गया तो आप कुछ और कारण और निवारण में कुछ और लिख देंगे, निवारण भी समाधान ही है, कारण भी समस्या है। पर्यावरण संरक्षण का अगर आपसे महत्व पूछ दिए जाए तो भी आप वही कंटेंट लिखेंगे, बस पर्यावरण प्रदूषण की जगह मेन फोकस हमारा क्या होगा, पर्यावरण को बचाने पर। तो हम वही बताएंगे कि क्यों हमें बचाना है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहा है, उसका कारण क्या है और हमको बचाना कैसे, उसका निवारण, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, और आपसे पूछ रहा है इसका महत्व क्या है, क्यों हम इसको संरक्षित कर रहे हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता ही है कि क्यों पर्यावरण को संरक्षित करना है, ठीक है। और अगर पूछ ले पर्यावरण संरक्षण एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, इसमें भी आप वही बात लिखेंगे जो आप इसके ऊपर वाले पे है। जैसे जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौतियां, थोड़ा सा बस टॉपिक चेंज है, बाकी चीजें आपको वही लिखनी होगी। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, जब पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, इन वजहों से, इसको आप नियंत्रित कैसे करेंगे, इसका निवारण कैसे करेंगे, तब जाके करके जलवायु परिवर्तन आपका कम होगा। क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या हमको चुनौतियां सहन करनी पड़ती है जब जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन मतलब पर्यावरण जब प्रदूषण होता है तो, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवन की कुंजी, तो वही पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, स्वच्छ पर्यावरण हमको रखना चाहिए। टॉपिक आपका वही है, बस टॉपिक बदल देता है। वन रहेंगे हम रहेंगे, ये आपको, इस पर आपके पास फोकस क्या है, वृक्ष पर है, वनों पर है, वनों के कटाव से है, वनों का कटाव क्यों हम करते हैं, वनों का महत्व क्या है, इन सब को देखते हुए ये थोड़ा सा आपका अलग टॉपिक है, लेकिन ये आधारित किस पर है, पर्यावरण पर। यह कंटेंट आपका थोड़ा सा इसमें बदल जाएगा, वृक्ष से संदर्भित हो जाएगा, कंटेंट को हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल टॉपिक को देखते हैं। बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी पर आधारित अगर आपके पास निबंध है तो इसमें क्या क्या है, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के बीच आपसे संबंध पूछ सकता है, बात वही है। बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है, ये भी वही बात है। बढ़ती जनसंख्या से क्या आएगी, बेरोजगारी आएगी, यहाँ भी आप ये बात कह सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या से क्या आएगी, बेरोजगारी, इसके बीच में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है इसकी बेरोजगारी, हमको रोजगार नहीं मिलता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है, सारी चीजें आप लिख सकते हैं। जनसंख्या को नियंत्रण करना है, आवश्यकता और उपाय, मतलब यहाँ भी वही है, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती क्या है, पहले भूमिका देते हैं, फिर जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, इसकी हमको जनसंख्या की नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों बढ़ रही है, उसको नियंत्रित हम क्यों करेंगे, आवश्यकता क्यों है, और उसके
उपाय, मतलब हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार की समस्या और बेरोजगारी के बीच संबंध। बात आपका वही है, टॉपिक अलग अलग भले है, कंटेंट आपका एक ही होगा। बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में है और बेरोजगारी की समस्या और समाधान। कारण पूछ रहा है आपसे और क्या पूछ रहा है, निवारण पूछ रहा है। कोई भी टॉपिक हो हम उसका कारण निवारण सब बताते हैं। ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है, हम इसको कम कैसे कर सके, सही दिशा में कैसे ले जा सके, ये सारी बात आपको हर टॉपिक में बतानी होगी। अगला टॉपिक है आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण पूछता है। भ्रष्टाचार एक अभिशाप के रूप में, बात वही है, कंटेंट आपका इस टॉपिक पे सभी पे सेम ही होगा। भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा बाधक, भ्रष्टाचार देश में बढ़ते कदम और भ्रष्टाचार के प्रभाव और रोकने के उपाय, मतलब कैसे इसका निवारण कर सके, कैसे भ्रष्टाचार को रोक सके। लोकतंत्र और भ्रष्टाचार समाधान की ओर, कैसे हम लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके कारण क्या है और उसको रोकते कैसे हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है। तो कंटेंट आपका वही है। अनुशासन पर आधारित निबंध अगर आपसे पूछेगा तो क्या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व पूछ सकता है। विद्यार्थी और अनुशासन, तब भी वही है, छात्र जीवन कौन किसका होगा, विद्यार्थी का, तो आपका कंटेंट एक ही हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यकता एवं महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा की हमको आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो यही आपसे टॉपिक पर, भले टॉपिक आपको देखने में अलग लगता है, कंटेंट क्या होंगे आपके एक ही होंगे। अब देखिए हम विज्ञान पर आधारित निबंध। विज्ञान क्या है, अभिशाप या वरदान, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता ही होगा, बहुत बार इस पर निबंध पूछा गया है। विज्ञान के बढ़ते चरण, मतलब किस तरह से विज्ञान उन्नति के मार्ग पर जा रहा है और इसके अभिशाप, इसके कारण क्या हो सकते हैं, कमियां क्या हो सकती हैं, घातक क्यों हो सकता है और ये हमें किस तरीके से फायदा पहुंच सकता है। तो फायदा और नुकसान दोनों ही लिखेंगे। भारत में वैज्ञानिक प्रगति, यहाँ भी विज्ञान के बारे में ही लिखेंगे। विज्ञान क्या क्या नुकसान है, विज्ञान की क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, विज्ञान का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैसे शुरू हुआ, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे और प्रगति के मार्ग पर ये कैसे जा रहा है। ठीक है, आधुनिक युग में वैज्ञानिक उपलब्धियां, आज के युग में वैज्ञानिक प्रगति क्या है, वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या है, बात एक ही है। विज्ञान की उपलब्धियां, ये भी एक ही बात है। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, यहाँ पर विज्ञान से थोड़ा हट के आपको टॉपिक क्या दे दिया गया, कंप्यूटर दे दिया गया। तो इस पर भी आपको निबंध पता होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में हमको पता होना चाहिए और कंप्यूटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है प्रयोग करने का और इसके क्या दुरुपयोग हो सकते हैं, क्या इसकी हानियां हैं हमारे लिए, क्या इसके लाभ हैं हमारे लिए, दोनों पक्षों को आपको बराबर रखना है। ठीक है, विज्ञान एक अद्भुत वरदान है या फिर विज्ञान वरदान के रूप में, वो भी एक ही बात है। इंटरनेट अभिशाप या वरदान, अब विज्ञान पूछते पूछते कहाँ आ गया है, बोर्ड परीक्षा ये आ गई है, बोर्ड में आपसे अब इंटरनेट पूछने लगा है, क्योंकि विज्ञान के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस चीज हुई वो क्या हो गई, इंटरनेट हो गई। इंटरनेट किस तरह से हमारे लिए अभिशाप है, मतलब क्या क्या हमारी हानियां होती हैं इंटरनेट के प्रयोग करने से। आप जैसे रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और भी बहुत सारे इसके दुरुपयोग हैं, आप किसी को परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोई भी हो, ठीक, तो अभिशाप के रूप में है या उसकी बहुत सारी, आज आप देखते हैं ना डिजिटल लोगों में कैसे लोगों के अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से इंटरनेट क्या हो गया, अभिशाप के रूप में हो गया और ये हमारे लिए वरदान कैसे साबित हो सकता है इस पर हम बात करेंगे। वही इंटरनेट से लाभ और हानि क्या है, एक ही बात है अभिशाप या वरदान क्या है। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, किस तरह से इंटरनेट में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आ गई इंटरनेट से। ठीक है, अगला टॉपिक जो है आपका महाकुंभ 2025, इस पे कैसे टॉपिक आपसे दे सकता है। बात करें तो महाकुंभ भारतीय संस्कृति का महोत्सव, महाकुंभ और गंगा भारतीय सभ्यता का आधार, महाकुंभ मेला एकता और विविधता का प्रतीक। टॉपिक भले ही अलग अलग है, कंटेंट आपका सेम होगा। नारी सशक्तिकरण पर आधारित अगर आपसे निबंध पूछेगा तो क्या है, नारी शिक्षा सशक्तिकरण का मूल आधार, मतलब नारी की शिक्षा के रूप में यहाँ पर, या नारी सशक्त कैसे होगी, जब वो शिक्षित होगी, जब वो पढ़ेगी तब वो अपने आप को आगे रख पाएगी या तब वो अपनी कमियों को समझ पाएगी कि किस तरह से उसे समाज दबा रहा है, तब कहीं जाकर वो सशक्त हो पाएगी। महिलाओं के अधिकार और उनके संरक्षण, ठीक है, महिलाओं के क्या अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है और उसको संरक्षित कैसे करना है। ठीक है, नारी सशक्तिकरण चुनौतियां और समाधान, वही अधिकार और उसका संरक्षण कैसे, महिलाओं के अधिकार और उनका संरक्षण एक ही बात है। नारी सशक्तिकरण भारतीय समाज में उनका महत्व, नारी सशक्त कैसे हो सकती है, नारी सशक्तिकरण क्या
है भारतीय समाज में नारी का महत्व क्या है, हम इसको बताएंगे और नारी के सशक्त होने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या उसकी खामियां हो सकती हैं, ये सभी बताएंगे। भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान रहा है या इतिहास में क्या स्थान रहा है, आधुनिक युग में क्या स्थान है, मध्यकाल में क्या स्थान था, ये सब हम भारतीय समाज में नारी का स्थान देखेंगे। वर्तमान पूछेगा तो केवल वर्तमान पर फोकस करेंगे। नारी चिंतन का बदलता स्वरूप, आज हम देखेंगे आधुनिक समय में किस तरीके से जो नारी की दशा है या समाज में जो नारी का स्थान है वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से बदल रहा है, इस बारे में देखेंगे। विकासशील भारत एवं नारी, नारी सशक्तिकरण विकसित भारत की पहचान। टॉपिक आपके सब भले ही अलग अलग है, कंटेंट आपके लगभग सेम है, जो थोड़ा सा फोकस में पूछेगा उसको हम फोकस में लिखेंगे, जो चीजें लाइट है उसको हम लाइट में लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं निबंध की संरचना, हमको स्ट्रक्चर क्या होता है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। अगर बात करें तो पहला जो आपका टॉपिक होता है पहला मूल बिंदु में जो आपके पास टॉपिक होता है, पहला होता है प्रस्तावना या आप इसको कह सकते हैं भूमिका। ठीक है, भूमिका बनाना। जो भी टॉपिक आपसे देगा, चाहे पर्यावरण दिया या फिर प्रदूषण दिया या पर्यावरण प्रदूषण दिया, नारी सशक्तिकरण दिया, महाकुंभ मेला दिया, उसका जो बेसिक चीज है, कंप्यूटर दिया, इंटरनेट दिया, ये होता क्या है। ठीक है, प्रदूषण फैलता कैसे, प्रदूषण कहते हम किसको हैं, जब गैसों का जो गैसें असंतुलित हो जाती हैं तब वो क्या लेती है, प्रदूषण का रूप लेती हैं, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरीके से हम पहले प्रस्तावना या भूमिका में एक ही हेडिंग डालनी है, या प्रस्तावना डालिए या भूमिका डालिए। हम जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसका जो बेसिक चीज होता है कि ये है क्या चीज, उसको हम लिखते हैं प्रस्तावना में। जो इसका मुख्य भाग होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कारण लिखते हैं, निवारण करिए या उपाय करिए, ये चीज हुई कैसे, होती है तो ये कैसे होती है, और फिर इसको हम किस तरीके से एक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं, मतलब इसके उपाय क्या है, इसके समाधान क्या है, ये हम लिखते हैं। ठीक है, तो मुख्य भाग में पूरी तरीके का कंटेंट होता है, कारण, निवारण, इसके क्या है, उपाय क्या है, इन सारी चीजों को एक साथ हम लिखते हैं धीरे धीरे। ये सब कहाँ रहता है, मुख्य बिंदु में रहता है। ठीक है, तो विषय को विस्तृत से हमको समझाना होता है, जो भी आपका विषय है बिंदुवार जानकारी देनी होती है, और विषय के विभिन्न पक्षों जैसे कारण, प्रभाव और समाधान, इस सभी पर मुख्य भाग में क्या की जाती है, चर्चा की जाती है, और बिंदुवार जानकारी देना है। छोटे छोटे आपको टॉपिक बना करके, मतलब छोटी छोटी हेडिंग बना के आपसे 4 से 5 लाइन में उस हेडिंग को खत्म करना होता है। ऐसा नहीं कि एक हेडिंग इस पेज पे बनाया और इसके बारे में लिखते लिखते एक पन्ना भर गया, एक पेज आपका भर गया। मुश्किल से आपको 4 से 5 पेज भरने हैं, 5 पेज भरने हैं, 4 है तो ठीक है, 5 या 5.5 आपको भरने हैं, 5 भी आप भरते हैं तो ठीक है। ठीक है, तो इतने में आपके पास क्या है, बहुत सारे प्रस्तावना है, उसको थोड़ा सा समय दीजिए। मुख्य बिंदु में क्या है, कारण है, निवारण है, प्रभाव है, इन सभी टॉपिक्स के आपके पास बात करनी चाहिए, आपको इस सभी टॉपिक पर बात करना रहेगा। उसके बाद जो लास्ट चीज है वो क्या है, निष्कर्ष, या आप उसको क्या कहते हैं, उपसंहार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, उपसंहार कहते हैं। तो जो भी आपके पास टॉपिक है उस समाधान को आप कैसे देखते हैं, या उस टॉपिक को आप किस वे में लेकर के जाते हैं, आप होते उसके स्थान पर तो क्या काम करते। पहले हम निष्कर्ष में थोड़ा सा जो आपका टॉपिक है उसके बारे में 1 से 2 लाइन लिखेंगे, 3 लाइन लिखेंगे। उसके बाद समाधान सुझाएं या फिर प्रेरणा वाक्य देकर, प्रेरणादायक वाक्य देकर एक पॉजिटिव वे में ले जाकर कि ये जो भी समाधान है, मतलब जो भी कारण है या जो भी प्रभाव है समाज पर गलत, वो क्या चीजें होंगी, सही हो जाएंगी, उसको हम पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। और या फिर प्रेरणादायक वाक्य से क्या करते हैं, इसका समाधान करते हैं, प्रेरणादायक वाक्य बोलकर। जैसे उदाहरण देखिए क्या लिखा है, स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना होगा। स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें क्या करना होगा, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना होगा। अब ये हम कहाँ लिखते हैं, ये हम उपसंहार में भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष में, कि हर व्यक्ति को क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उपाय ढूंढने हैं। कहीं भी पर्यावरण प्रदूषण हो, जल प्रदूषण कहें, ध्वनि प्रदूषण कहें, वायु प्रदूषण, इन सबको खतरा नहीं फैलाना चाहिए, बहुत ध्यान से चीजों का प्रयोग करना चाहिए। पैराग्राफ का विभाजन, निबंध को छोटे छोटे पैराग्राफ में हमको बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हेडिंग डाल करके बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख लिया, ये एग्जामिनर चेक नहीं करता। अगर आप छोटे छोटे कंटेंट देखते हैं, थोड़ा सा गैप बना बना कर लिखते हैं सुंदर से, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर, पूरे 9 से 9 नंबर मिलेंगे। अब हम बात करें निबंध लिखने में
में समय प्रबंधन कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन 9 नंबर का करने में अगर आप 1 घंटा का समय लगा देंगे, 45 मिनट का समय लगा देंगे तो कोई भी मतलब नहीं रख जाता है पहले से पढ़ने का या बाद में पढ़ने का। तो समय प्रबंधन की आपको जानकारी होनी चाहिए। निबंध लिखने के लिए निर्धारित समय का ध्यान रखें। निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निर्धारित समय का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत में रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। अंतिम 2-3 मिनट में निबंध को पुनः पढ़ें और त्रुटियां सुधारें। अंतिम 2-3 मिनट में क्या करें? निबंध को हमको पुनः पढ़ना चाहिए। जैसे आपकी रूपरेखा बन गई, आपने पूरा कंटेंट लिख लिया, आपने 2 से 3 मिनट सोचा, कुछ देर सोचा, पर्यावरण को निर्धारित समय दिया और एक आपके माइंड में कंटेंट तैयार हो गया, ठीक है। और अंतिम 2-3 मिनट तक हम क्या करते हैं? निबंध को पुनः से उनकी त्रुटियों को देखते हैं, निबंध को पुनः से पढ़ते हैं और जो भी गलतियां हैं उसको सुधारते हैं। लेखन साफ और सुंदर हो। टाइटल और उपशीर्षकों का प्रयोग करें। टाइटल और उपशीर्षकों का क्या करें? हमको उपशीर्षकों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी टाइटल है और उपशीर्षक इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। लेखन साफ और सुंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास टॉपिक दिया है पर्यावरण संरक्षण एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी, या फिर कहें तो पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में आपसे बात पूछ रहा है। इससे ये आपके समझिए निबंध का टॉपिक दिया है। अब इसमें हम पहली हेडिंग क्या बनाते हैं? परिचय की बनाएंगे, नहीं तो क्या कह सकते हैं आप? प्रस्तावना की बनाएंगे। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा? इसमें आपको क्या बताना है? पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसका महत्व क्या है और पर्यावरण संरक्षण का मानव के जीवन में ये कैसे उपयोगी है। मानव क्यों चाहिए पर्यावरण को, मानव को संरक्षित करना, इस बारे में बताएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? हेडिंग विषय वस्तु वाली कारण हो जाएगा। कारण क्या है? आप जानते हैं अंधाधुंध औद्योगिकीकरण है, जहां से जल का संरक्षण या जल प्रदूषित होता है, जहां से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जहां से वायु प्रदूषित होती है। ये सब क्या है? अंधाधुंध औद्योगिकीकरण है। गायों की या कहे तो जानवर जो होते हैं, वनों की कटाई हो जाती है, जानवर वहां से चले जाते हैं। ये सब अंधाधुंध औद्योगिकीकरण की वजह से। वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होंगे? तो वृक्षारोपण और पुनर्चक्रण इसका उपाय हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से पर्यावरण संरक्षित रहेगा। सामुदायिक भागीदारी से, जब सभी लोग साथ में रह करके काम करेंगे, मतलब पर्यावरण को संरक्षित रखने का कार्य करेंगे, तो सामुदायिक भागीदारी से क्या होगा? पर्यावरण संरक्षित हो जाएगा। सामाजिक जिम्मेदारी क्या? सामाजिक जिम्मेदारी में जागरूकता अभियान, शिक्षा और नैतिकता का महत्व। जागरूकता अभियान, शिक्षा और नैतिकता का महत्व। अब आपके पास दिया है निष्कर्ष, या जिसको आप कहते हैं उपसंहार। इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण और वर्तमान भविष्य की आवश्यकता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण क्या है? वर्तमान भविष्य की आवश्यकता है। तो ये आप उपसंहार में या निष्कर्ष में हम क्या लिखते हैं? पर्यावरण संरक्षण जो भी है, जो भी आपका टॉपिक है, उसके बारे में 2 से 3, और दूसरा लिखते हैं एक पॉजिटिव वे में। चाहे आप कोटेशन से लिखिए, कोटेशन डाल के लिखिए, चाहे जिस भी तरीके से लिखिए, एक पॉजिटिव वे में वो चीज़ें होनी चाहिए और उसी से आपका जो है ये निष्कर्ष से हम खत्म करते हैं। एक पॉजिटिव जगह पर ले जाकर के इस निबंध को हम क्या करते हैं? कोई भी निबंध हो उसको खत्म कर देते हैं। अगला निबंध जैसे आपके पास है जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौतियां। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौतियों को। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ औद्योगिकी क्रांति और ग्रीन हाउस प्रयोग। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसका आपसे अर्थ पूछ रहा है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों हो रहा है। और औद्योगिक क्रांति और ग्रीन हाउस प्रभाव, इससे हो सकता है। औद्योगिक क्रांति जलवायु परिवर्तन होगा, औद्योगिक क्रांति और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से हो सकता है। कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, निकलना, और वनों की कटाई और प्रदूषण। वनों की कटाई और प्रदूषण ये इसके कारण हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के। जब वन कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण फैल जाएगा, या जब वन कट जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण दोनों होगा। गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। अगला आपके पास जैसे टॉपिक आपका इसी में क्या है? प्रभाव दिया हुआ। प्रभाव में क्या हो सकता है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव में ग्लेशियर पिघल जाते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ने लगता है, बेमौसम बारिश और सूखा हो जाता है, जैव विविधता का नुकसान हो जाता है, ठीक है। बेमौसम बारिश और सूखा हो जाता है, जैव विविधता का क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है।
चुनौतियां, आज ऊर्जा संक्रमण, चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ऊर्जा संक्रमण है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी है। समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एक उपयोग, टिकाऊ विकास के लिए प्रयास। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और टिकाऊ विकास के लिए क्या है? प्रयोग है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? उपसंहार में जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटना क्या करना है? सभी की जिम्मेदारी है। और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के जो कारण है, प्रभाव है, निवारण है और समाधान है, इन सबको हमको क्या करना है? लिखना है। अगला आपके पास है निष्कर्ष। तो प्रदूषण का अर्थ और प्रकार क्या है? वायु, जल, मृदा और ध्वनि है। ठीक, प्रदूषण के जो बढ़ते खतरे हैं और कारण, प्रभाव और समाधान क्या हो सकता है? तो कारण क्या हो सकता है? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। यहाँ पर निष्कर्ष नहीं होगा, ये होगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के निबंध होते, जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उसको आपको लिखना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। कारण क्या है? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, कचरा प्रबंधन की समस्याएं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, कचरा प्रबंधन की समस्याएं। प्लास्टिक और हानिकारक रसायनों का उपयोग, ये क्या है आपके? ये है कारण। प्रभाव क्या हो सकता है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा जब ये सारी चीजें होंगी? औद्योगिकीकरण होगा, शहरीकरण होगा, कचरा प्रबंधन पर समस्याएं होंगी, प्लास्टिक और हानिकारक रसायनों का उपयोग होगा, तो क्या होगा? इन सभी से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। ये सारे कारण हैं। अब हम इसको संरक्षित कैसे करते हैं? इसका प्रभाव क्या है? कम कैसे करते हैं? स्वास्थ्य समस्याएं, सांस की बीमारियां, कैंसर, क्या इसके प्रभाव होते हैं प्रदूषण के? ठीक है, जल और खाद्य श्रृंखला पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन में इसका योगदान। ठीक है, समाधान क्या हो सकता है? नियमों एवं नीतियों का सख्त पालन, जागरूकता अभियान और शिक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा का उपयोग। नियमों और नीतियों का सख्त पालन, जागरूकता, अभिशाप्य और शिक्षा, हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा का उपयोग, ये सारे समाधान हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? प्रदूषण मुक्त समाज के लिए हमें क्या करना होगा? संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। जब तक हर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तब तक प्रदूषण मुक्त भारत या प्रदूषण मुक्त देश नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी को क्या करना है? समाज में हर व्यक्ति को प्रदूषण मुक्त समाज के लिए संघर्ष करना है। अगला टॉपिक जो है आपका वो है भ्रष्टाचार की परिभाषा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब भ्रष्टाचार चुनौती के रूप में, या भ्रष्टाचार जो भी है वो एक टॉपिक है। अब हम इसको क्या भाषा या आप ये भी लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार की परिभाषा है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता या पद का दुरुपयोग, जिसमें घूसखोरी, धोखाधड़ी और सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है? सत्ता या पद का दुरुपयोग, जिसमें घूसखोरी, धोखाधड़ी और सार्वजनिक संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, या समाज और शासन प्रणाली में नैतिक मूल्य और अनुशासन की कमी का संकेत देता है। ये क्या है? भ्रष्टाचार हम किसको कहते हैं? ये आपकी है प्रस्तावना। ये प्रस्तावना की हेडिंग यहाँ हो गई है। बेसिकली हेडिंग जो है वो ये है प्रस्तावना। आगे जब हम मुख्य भाग लिखते हैं तो उसमें कारण लिखते हैं, निवारण या जिसको आप समाधान कह सकते हैं, या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसका प्रभाव क्या है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, कारण में क्या है? यहाँ पर सीधे आर्थिक कारण है। गरीबी, भयंकर असमानता लोगों को गलत रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, काले धन का प्रचलन, असमान धन वितरण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ये इसके कारण है। राजनीतिक कारण, तो चुनावी खर्चे के कारण राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आवश्यकता पड़ती है, ये राजनीतिक कारण है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या हो सकते हैं? तो परिवार और सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार को नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है। परिवार और सामाजिक रूप में भ्रष्टाचार को किस रूप में? नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है। संस्थागत कारण क्या हो सकता है? कानून की प्रभावहीनता, कमजोर प्रशासनिक तंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त दंड का अभाव, ये संस्थागत कारण है। भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हो सकते हैं? आर्थिक प्रभाव क्या है? भ्रष्टाचार विकास में योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने देते, जिससे राष्ट्रीय विकास में रुकावट आती है। विदेशी निवेश में कमी और देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। ऐसा नहीं है कि आप हेडिंग डाल के यही चीज लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? एक कीवर्ड के रूप में आपको एक एक वाक्य दिया गया। अब इस एक वाक्य अगर आपको ये इतना याद रहेगा कि विदेशी निवेश में कमी आई है और इससे क्या हुआ है? देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक
प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ करके फिर उसको क्या करेंगे, ये तो आपको याद रखने के लिए, लिखने के लिए अगर ऐसा लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या 2-2 लाइन में नहीं लिखना है और अच्छे से आपको लिखना है। निष्कर्ष क्या है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज, सरकार और नागरिकों को मिलकर के करना होगा। यह एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें क्या करना है, ठोस कदम उठाने होंगे। यह एक साझा जिम्मेदारी, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज में ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता की अहम भूमिका है। भ्रष्टाचार रूपी समाज में क्या है, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता की अहम भूमिका है। तो इस तरीके से जब भी आपको निबंध लिखना हो तो आपको क्या करना, 2-3 मिनट सोचना है, एक सूची बनानी है कौन कौन सी हेडिंग इस टॉपिक पर आ सकती है, और जो भी आप हेडिंग लिखते हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। जो भी आपको टॉपिक पूछा गया है उस पर आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना में जो भी आपकी विषय वस्तु है पहले हम उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो आपका मुख्य बिंदु आएगा उसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी हेडिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हेडिंग के अंतर्गत बहुत सारा कंटेंट आपको लिखना है, 4 से 5 लाइन 6 लाइन का छोटी छोटी हेडिंग से छोटा छोटा कंटेंट लिखते हैं, और उसके बाद उसी को हम क्या करते हैं, निबंध के रूप में कन्वर्ट करते हैं। बहुत छोटा आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि एक एक पैराग्राफ आपको भर देना है, एक एक पेज भर देना है एक हेडिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको वो जो भी हेडिंग है वही एग्जामिनर ज़्यादा देखता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता कि पूरी तरीके से कॉपी को आपके पढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, बस 4 से 5 लाइन का कंटेंट और अच्छे से जो है टॉपिक वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास कारण, निवारण, प्रभाव, समस्या हो गई या फिर जो आपका समाधान है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो अगर इस तरीके से आप निबंध लिखते हैं तो आपको जाहिर है एग्जाम में आपको 9 नहीं तो कम से कम 8 नंबर तो मिलेगा। लेकिन चीज़ें सही पता होनी चाहिए, कारण क्या क्या हो सकते हैं, निवारण क्या हो सकते हैं, इसका उपाय क्या है, आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी, इसका समाधान क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे ही आपको बिल्कुल इसी तरीके से निबंध लिखना है। बस आपको निबंध रट नहीं सकते, आप याद नहीं कर सकते, छोटा छोटा कंटेंट है। आप क्या करें, जो भी आपके पास टॉपिक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, उस पर आप 2 मिनट सोचें कि क्या क्या इसमें विषय वस्तु में हम लिख सकते हैं, क्या क्या हेडिंग हो सकती है, और उस हेडिंग के अंतर्गत हम और कौन कौन सी चीज़ें कुछ नया ऐड कर सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो आपको बताया जाए एग्जाम में। और बहुत सारे निबंध तो आपको मैंने बता दिए, जैसे भ्रष्टाचार हो गया आपका, प्रदूषण है आपका, और आपका क्या है और आपका ये है जलवायु परिवर्तन के बारे में हमने बात किया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया। तो आपको बताना है कि और कौन कौन से निबंध के बारे में आपको जानना है। ये जो मैंने बताया ये शॉर्ट फॉर्म में बताया, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है। जैसे कारण आपने डाला तो अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, तो हम बताएंगे औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जंगलों में लोग उद्योग लगा रहे हैं, जिससे वृक्षों का कटाव हो रहा है, और इसी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, संरक्षित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, औद्योगिकीकरण से जल गंदा होता है, नदियाँ तालाब गंदे होते हैं, मृदा गंदी होती है, और भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सारी चीज़ें इन्हीं सबसे उद्योगों से आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा निबंध है, जो इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो आपको अच्छे से बताया जाए। ये सारे निबंध तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेने हैं, और पढ़ के आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में से कौन सा ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में आपको निबंध पढ़ना है। ये हम लोग यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है, इन टॉपिक्स में से किस टॉपिक पर निबंध की क्लास आपकी हो, जिस पे सबसे ज़्यादा आएगा उसी पे हम लोग निबंध देखेंगे।